आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, अर्थात सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक के बारे में। सामाजिक परिवर्तन के इस लेक्चर में हम आज आर्थिक पक्ष, आर्थिक कारक के बारे में बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारक एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम आर्थिक कारक की बात करते हैं तो सीधे सीधे हम बात करते हैं सारी चीज़ें अपनी अलग जगह। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा और मकान प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकता है। व्यक्ति को जिन समाजों में इनकी बहुतायत रहती है, या कहा जाए इनकी पूर्ति सही ढंग से होती रहती है, उन समाजों में एक नए तरह का चेंज होता है। लेकिन जिनमें कमी होती है उनमें एक दूसरी तरह का चेंज दिखाई पड़ता है। यानी कहने का मतलब, जब से व्यक्ति ने इस धरती पे रहना शुरू किया उस समय से लेके आज तक ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि व्यक्ति को सबसे पहले भूख लगती है, प्यास लगती है, कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, मकान की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए इन सब चीज़ों को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि इन सब की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। जब वो कार्य करता है तो उसी के एवज में उसको जो धन प्राप्त होता है उसी से व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर उसको कार्य करने को ही ना मिले, यानी उसको रोजगार ना मिले, तो ऐसे में व्यक्ति सही ढंग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उन समाजों में अगर हम बात करते हैं वो अल्प विकसित समाज है, इसी तरह अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, दूसरी तरफ विकसित देश है। इसलिए कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स इस बात को मानता है कि आर्थिक पक्ष, आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे प्रमुख माना जा सकता है। मार्क्स ये मानता है कि सामाजिक परिवर्तन का जो मूलभूत रूप है वो आर्थिक कारक ही है। अगर हम बात करते हैं, भूमि पर आधारित उत्पादन प्रणाली ने सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। यानी अगर हम पहले की बात करते हैं, काफ़ी सालों पहले की बात करते हैं, हजारों साल पहले की बात करते हैं, तो उसमें सामंतवादी व्यवस्था थी जिसमें भूस्वामी और भूमि पर काम करने वाले दासों का वर्ग था। मतलब एक दास होता था और एक भूस्वामी यानी उसका मालिक होता था। ग्राम समुदाय उस समय था, ज़्यादातर सब जगह गाँव थे, लेकिन साथ में सरल प्रौद्योगिकी व्यवस्था थी। यानी जो उस समय की टेक्नोलॉजी थी वो सिंपल टाइप की थी, हल से खेती होती थी। उसी के साथ साथ राजतंत्र व्यवस्था विद्यमान थी। उस समय धर्म की प्रधानता थी। जैसे कहा जाता है कि एक समय ऐसा था कि पोप के अनुसार ही राजा कार्य करता था, यानी एक तरह से धर्म इम्पॉर्टेंट था। उद्योगों पर आधारित उत्पादन प्रणाली ने इन सबको चेंज किया। जैसे हम कहा जाता है कि 1750 से 1850 के बीच जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में, उससे एक ग्रेट चेंज हुआ पूरे वर्ल्ड में। कहने को तो एक क्रांति इंग्लैंड की थी, लेकिन उसी समय फिर फ्रांस की क्रांति भी हुई। इन दो क्रांतियों के फलस्वरूप उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ, यानी सामंतवादी व्यवस्था बदल गई और एक ऐसी उत्पादन प्रणाली आई जिसमें पूंजीपति और श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। पूंजीपति जो फैक्ट्री के मालिक थे और श्रमिक जो वहाँ पर काम करते थे। इस काल में नगरीय समुदाय यानी नगरीकरण को भी बढ़ावा मिला, अर्थात नगरीय समुदाय का जन्म हुआ। हालांकि पहले भी नगर थे, लेकिन नगरीकरण का जो प्रसार हुआ तेजी से, वो इस क्रांति के फलस्वरूप हुआ। जटिल सामाजिक व्यवस्था डेवलप हुई। यानी पहले सरल सामाजिक व्यवस्था थी, फिर जटिल सामाजिक व्यवस्था हुई, जिसमें इसके पश्चात कुछ देशों में लोकतंत्र को जन्म दिया। और इस सिस्टम में धर्म की प्रधानता थोड़ी कम होने लगी, विज्ञान की प्रधानता ज़्यादा दिखाई गई। मैक्स वेबर एक जगह ये कहता है कि आर्थिक कार्यक्रम न केवल व्यक्ति के मानवीय संबंधों को ही नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों को भी व्यक्त करता है। जो आर्थिक पक्ष है वो मनुष्य के सामाजिक पक्षों को भी व्यक्त करता है। वह अपने कार्यों से अपने परिवार तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हालांकि मैक्स वेबर पूर्णतः मार्क्सिस्ट संतुष्ट नहीं दिखते हैं यहाँ पर इस बिंदु के आधार पर, क्योंकि उनका कहना था कि
आर्थिक पक्ष ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, वो धर्म को भी इम्पोर्टेंट मानते थे। आगे हम यह कहते हैं कि आर्थिक विकास, अगर हम धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो आर्थिक विकास पुरुषार्थ के जीवन दर्शन के आधार पर हुआ है। हम भी यहाँ पर ये भी कहते हैं पुरुषार्थ का जिक्र किया गया है, जिसमें अर्थ को सबसे प्रमुख माना गया है। जैसे पुरुषार्थ में हम 4 बातें कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पे अगर ध्यान देते हैं, अगर व्यक्ति को मोक्ष की भी ज़रूरत है तो वो धर्म का अनुसरण करेगा। धर्म का अनुसरण कैसे करेगा? अर्थ होना चाहिए। जैसे कहा जाता है भूखे पेट तो भजन भी नहीं हो सकता, इसलिए भूख को शांत करने के लिए भी ज़रूरी है कि पहले पैसा होना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इस तरह से आर्थिक विकास में, पुरुषार्थ में अर्थ इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक कारक के कारण सामाजिक, अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो आर्थिक कारक के कारण, या पहले भी आर्थिक कारण के कारण सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि तेजी से हो रहा आर्थिक गतिविधियां से हम देखते हैं वर्तमान में संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। संयुक्त परिवार का रूप एकल परिवार में बदल रहा है। जाति पात जो पहले ज़्यादा अपनाई जाती थी, छुआछूत की बातें होती थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। शिक्षा का प्रसार तेज़ी से हुआ है, इसमें स्त्रियों को अनेक रोजगार मिलने शुरू हो गए हैं। अंतर्जातीय विवाह लगभग समाप्त हो गए हैं। ग्रामीण शिक्षा का प्रसार हुआ है। इस तरह से आर्थिक दशाओं के कारण परिवार के कार्यों में जो कार्य किए जाते थे परिवार, वो दूसरी संस्थाओं ने ले लेना शुरू कर दिए हैं। जैसे बच्चे पालने की बात है तो क्रेचेज में पल रहे हैं, वृद्धाश्रम में बड़े बूढ़े जा रहे हैं। तो एक तरह से अन्य संस्थाएं इस कार्य को ले रही हैं। जजमानी व्यवस्था अब लगभग समाप्त हो गई है। ये इस तरह से हम आर्थिक कारक में के कारण, आर्थिक गतिविधियों के कारण एक तरह से कहा जाए सामाजिक संस्थाओं में चेंज दिखाई पड़ता है। अनेक वैज्ञानिक खोजों से धर्म के महत्व को कम कर दिया है। मनुष्य की जो उत्पत्ति है, जो मानते थे पहले ईश्वर के अनुसार, चांद तारे, सर्दी गर्मी सभी अब माना गया है प्राकृतिक है। अब व्यक्ति ईश्वर के बजाय धन की पूजा करता है। धन इम्पॉर्टेंट है। अगर वर्तमान समय में हम बात करें, कोरोना काल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर, ये सब चीज़ें बंद हो गई। बात अलग है कि बाद में खोल दी गई। यानी माना गया कि पहले विज्ञान, यानी जो संक्रमण चल रहा है उससे बचना है, पूजा बाद में हो जाएगी। मंदिर बंद कर दो, मस्जिद बंद कर दो, गुरुद्वारे बंद कर दो। मतलब इम्पॉर्टेंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में आर्थिक पक्ष ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आर्थिक पक्ष इम्पॉर्टेंट है। संविधान, योजनाएं, नियम आर्थिक कारक से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में, अगर राजनीति की बात करते हैं तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में वोट लेने हैं, तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है। उसमें भी आर्थिक पक्ष इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए गाड़ी में जाएगा, पैदल जाएगा, तो उसके लिए भी तो पैसे की ज़रूरत है। पैदल कितनी दूर जाएगा? उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो इस तरह से यहाँ भी आर्थिक पक्ष इम्पॉर्टेंट है। देश की आर्थिक स्थिति खराब होने पर आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। अगर देश में पैसे की तंगहाली है तो लोग की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। ऐसे में क्या होगा? सत्ता पलट जाएगी, सत्ता चली जाएगी। तो यहाँ पर भी पैसा ही इम्पोर्टेंट है। आवश्यकताओं की अगर पूर्ति होती रहती है तो जन्म दर बढ़ती है, और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका पालन पोषण भी सही ढंग से होता है। जबकि पूर्ति ना होने पर मृत्यु दर बढ़ती है, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, और उस स्थिति में मृत्यु दर तेजी से बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर भी जन्म दर और मृत्यु दर में भी आर्थिक पक्ष इम्पॉर्टेंट है। यानी एक तरह से कहा जाए, अनेक आधारों पर हम देखते हैं कि आर्थिक कारक इम्पॉर्टेंट है। अकाल, बाढ़, सूखा, उत्पादन के साधनों का अभाव होने पर लोग उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है, वहाँ सुविधाएँ नहीं है। सुविधाएँ भी पैसे से आएंगे। अन्य स्थानों पर चले नहीं, स्थानांतरण होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं जो अल्पविकसित देश है, विकासशील देश है, उस
उन स्थानों से लोग विकसित देशों की तरफ जाते हैं। इसका कारण यही है कि वहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं, वहाँ रोजगार ज़्यादा है, वहाँ तनख्वाहें ज़्यादा हैं। तो इसमें भी आर्थिक में हम ये मानते हैं कि स्थानांतरण जो माइग्रेशन का बिंदु है, अर्थात माइग्रेट आदमी इसलिए करता है कि वहाँ सुविधाएं ज़्यादा है। गांव से आदमी शहर क्यों आता है? वहाँ उसको रोजगार की सुविधा है, वहाँ सुविधाएं मिलती, इसलिए वो शहर आता है। इसलिए नगरीकरण को वर्तमान समय में बढ़ावा मिल रहा है। पैसे की कमी या अधिकता शारीरिक व मानसिक स्थिति को परिवर्तित करती है, यानी उससे जुड़ी हुई है। पैसा कम होने पर स्वास्थ्य की देखभाल आदमी नहीं कर सकता, डॉक्टर को नहीं दिखा सकता, और डॉक्टर को नहीं दिखाएगा तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लेकिन पैसा होगा तो अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा, और अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा तो स्वास्थ्य सही रहेगा। पैसे की कमी होने से मानसिक तनाव भी होता है, और पैसा ठीक ठाक होता है तो मानसिक तनाव स्वयं समाप्त हो जाता है। साथ में ये अपराध से भी जुड़ा हुआ है। आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर व्यक्ति अपराध की तरफ बढ़ता है। साथ में पैसे की कमी होने के कारण व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। अनेक ऐसे एग्जाम्पल वर्तमान समय में न्यूज़पेपर में, टीवी के माध्यम से पता चलते हैं कि पैसे की तंगहाली के कारण फलाने ने आत्महत्या कर ली। यानी यहाँ पर भी आर्थिक पक्ष जुड़ा हुआ है। एक तरह से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी मार्क्स के बारे में, मार्क्स कहता है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भौतिक मूल्य की जरूरत पड़ती है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत पड़ती है। उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ती है, अर्थात उत्पादन के लिए उपकरण की, श्रमिक की, अनुभव की, कौशल की जरूरत पड़ती है। कौशल भी कैसे आएगा? ट्रेनिंग लेगा ना, ट्रेनिंग करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अनुभव यानी कहीं उसने पहले जॉब करी हो, वहाँ पर भी आर्थिक पक्ष है। श्रमिक कहाँ से आएंगे? वो श्रमिक पैसा लेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इन सब के लिए इससे एक तरह से कि उत्पादन के संबंध बनते हैं। जब उत्पादन प्रणाली में सब काम करते हैं तो उसमें उत्पादन संबंध बनते हैं, जिन्हें उत्पादन के संबंध कहते हैं। यही कारण है कि हम प्रत्येक काल में बात करें, अगर प्राचीन काल की बात करें, मध्यकाल की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो पहले दासत्व युग था, उसमें स्वामी और दास थे। फिर सामंतवादी व्यवस्था आई, फिर जमींदार और किसान हो गए, और वर्तमान में हम पूंजीपति व श्रमिक पाए जाते हैं। मतलब इस समय अगर हम देखते हैं तो पूंजीपति और श्रमिक पाए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक काल में हमको दो तरह के वर्ग मार्क्स के हिसाब से दिखाई पड़ते हैं। इनमें मार्क्स कहता है कि आपस में पैसे को लेकर ही टेंशन रहता है, यानी वहाँ पर जो पूंजीपति होता है वो अधिक कमाना चाहता है, अधिक अपनी स्थिति करना चाहता है। श्रमिक चाहता है उसको पैसा मिले तभी वो अच्छा काम करेगा, और पैसे की कमी होने से वो काम सही नहीं कर पाता। इसके कारण ही श्रमिक और पूंजीपति के बीच आपस में टेंशन रहता है। इसी तरह से दासत्व युग में दास के या स्वामी के बीच में था, इस तरह जमींदारों के बीच और किसानों के बीच था। इस तरह से स्पष्ट संघर्ष चलता रहता है, और इसका अंत ये होता है कि नए समाज का जन्म होता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन के लिए भी एक तरह से यहाँ पर कार्ल मार्क्स यही कहता है, आर्थिक पक्ष बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्थिक पक्ष के आधार पर ही समाज में चेंजेस होते हैं, क्रांतियाँ होती हैं, आंदोलन होते हैं, युद्ध होते हैं। अगर वर्तमान समय में देखें, जो देश एक दूसरे की ज़मीन हथिया रहे हैं, एक अहम की लड़ाई लड़े, वास्तव में अहम की नहीं, वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से वो देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए आर्थिक कारक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। ठीक।